कल हमने कहाँ तक कर लिया था? कल हमने लगभग लगभग आपका ये वाला पार्ट, हमने कवर कर लिया था। तो जब हम इन चीज़ों को पढ़ रहे थे तो हमने किस चीज़ के बारे में देखा था यहाँ पे, कि किस तरह के फीचर्स आपको यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में देखने को मिलेंगे। अभी जो फीचर्स होते हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं अलग से आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला तो आपको मैंने सीटाडेल वगैरह के बारे में बता दिया था। सीटाडेल समझ आया सबको? सीटाडेल वॉज इन दी वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब जब सीटाडेल होता है तो बेसिकली इसके अराउंड क्या बनी होती है, यहाँ पर वॉल बनी होती है जो इसको अलग करती है, किससे? आपके लोअर टाउन से अलग करती है। और ये जब ये लोअर टाउन से अलग होता है तो ये मड की वॉल होती थी इस तरीके से अपलिफ्टेड करके। ये क्यों किया गया होगा, इसके पीछे कारण क्या होगा? जस्ट टू सेग्रीगेट, या फिर कोई और कारण रहा होगा? बताओ। हाँ जी, कोई बताएगा वाई? हम्म, यस, सिक्योरिटी पर्पस हो सकता है, सेफ्टी पर्पस भी हो सकता है, या जैसे आपको पता ही है कि कोई भी अगर आप इलाइट क्लासेस कहीं पर भी अगर रहते हैं तो वो थोड़ा सा अपने आप को अलग रखना चाहते हैं, किससे? जो लोअर टाउन वाले लोग होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसके जो इंपॉर्टेंट फीचर है ये अलग अलग एरियाज में अलग अलग दिखे हैं। जैसे कि एक ऐसी साइट भी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जहाँ पर आपका सिटाडेल वॉल्ड नहीं है। वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वो कौन सी साइट है जहाँ पे वॉल नहीं बनाई गई है। चनुद्रो, चनुद्रो वो था बेटा जिसमें सिटाडेल था ही नहीं। मैं बोल रहा हूँ सिटाडेल था, लोअर टाउन था, बट वॉल नहीं थी। हाँ, वो लिखवाया था मैंने कल आपको। बताओ। लोथल, गुड। ठीक है, फिर ऐसी कौन सी साइट थी जो इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा था? वहां पर तीन चीजें होती थी, देखो। सबसे पहला सिटाडेल, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन। देखो इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रहा था रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी थी? यस, धोलावीरा वाली साइड थी ये। धोलावीरा आपके यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब इसी में जब आप देखोगे कि यहाँ पर फीचर्स कैसे बने हुए हैं, तो ये सिटाडेल के बारे में समझ आया। चनुद्रो जहाँ पे कोई सिटाडेल नहीं है। लोथल जो मैंने आपको बता दिया कि वहां पर क्या था, वॉल नहीं थी। वहां पर क्या था, जो लोथल थी वहां पर पूरा का पूरा सेटलमेंट ही फोर्टिफाइड था इस तरीके से। लोथल एक ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ सिटाडेल फोर्टिफाइड नहीं था, पूरा का पूरा सेटलमेंट ही फोर्टिफाइड था। क्यों किया होगा हमने पूरा का पूरा सेटलमेंट फोर्टिफाइड? इक्वालिटी नहीं। सबसे पहले जब भी ऐसी चीज, अगर कोई यूनिक चीज हुई है ना, तो उसके पीछे का कारण देखो, उसकी टोपोग्राफी देखो। लोथल कहाँ पर प्रेजेंट है बताओ? समुद्र के पास। और जब ये मैं लिखा रहा था तो मैंने लिखवाया था ना, यहाँ पर ये क्या होता है, डॉकयार्ड होता है आपका। लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? और डॉकयार्ड किस काम आता है? डॉकयार्ड शिपिंग के काम आता है, ट्रेड के काम आता है। तो जो एरिया हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, किस पर्पज से? ट्रेड पर्पज से। ऑब्वियसली बात है, उसको हम पूरा ही फोर्टिफाइड करेंगे, है ना। वहां पर कोई भी दिक्कत आएगी अगर, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारा ट्रेड क्या हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। और हम नहीं चाहते हमारा ट्रेड कभी भी कॉम्प्रोमाइज हो। आज भी आप देखो इंडिया की जितनी भी सिटीज है जहाँ से क्या होता है, आपका ट्रांजेक्शन होती है या ट्रेड होता है, वो सब की सब क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल सूरत का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, JNPT कहाँ पर है, महाराष्ट्र का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, विशाखापट्टनम का ले लो, या और भी जो छोटे छोटे माइनर पोर्ट्स हैं, किसी का भी आप एग्जाम्पल ले लो। उन सब सिटीज़ को क्या करा गया है, बहुत अच्छे से फोर्टिफाइड किया गया है, मतलब बहुत अच्छे से उनकी सिक्योरिटी को देखा जाता है। अब यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं जो आपका बिल्डिंग्स के बारे में, वो मैं लिखवा देता हूँ आपको। ये मैंने आपको पहले नहीं लिखवाया, आज लिखवा देता हूँ। सबसे पहली चीज तो जो बिल्डिंग बनती है वो कैसे पैटर्न की बनती है, ग्रिड पैटर्न की बनती है। अभी जो ग्रिड पैटर्न होता है ये क्या कहता है कि इस तरीके से राइट एंगल पे क्या बनी होंगी, आपकी बिल्डिंग्स बनी होंगी। और ध्यान रखना, सबसे पहले जब इसका लेआउट किया गया था तो पहले स्ट्रीट्स बनाई गई थी, उसके बाद बिल्डिंग्स बनाई गई थी। ये इंपॉर्टेंट फीचर है IBC का। ये यूजुअली सिर्फ हम UPSC के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। UKPSC में इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते हैं, ये थोड़ा सा टेक्निकलिटी में डीप चले जाते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि धीरे धीरे करके हम इसमें डीप जाएंगे, मतलब उतना तो पूरा हो जाएगा जितना सारा UPSC के लिए ज़रूरत होता है। शुरुआत में मैं इसलिए नहीं आप लोगों को बताना चाहता क्योंकि ये सारी चीज़ें याद रखना मुश्किल है। कल मैंने ग्रिड पैटर्न बताया तो अब ये भी बताना पड़ेगा ना कि ग्रिड पैटर्न का एक और नाम क्या होता है। किसी को पता है ग्रिड पैटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? सेकंड नेम ऑफ ग्रिड पैटर्न?
बताओ। ग्रिड पैटर्न को ही हम ऑक्सफोर्ड पैटर्न भी कहते हैं। ठीक है, ये लिख लेना, इसी को क्या बोला जाता है, ऑक्सफोर्ड पैटर्न। और खासियत क्या है, जब ये बन रही थी तो स्ट्रीट वर लेट डाउन फर्स्ट। तो जब सोचो आपका पूरे की पूरी सोसाइटी बन रही होगी या पूरा का पूरा एक टाउन बन रहा होगा, तो वहां पे पहले क्या डाली गई, पहले वहां पे स्ट्रीट डाली गई। तो सोचो कितना ज्यादा प्लान्ड सिटी थी ये। तो कभी आपसे पूछा जाए कि हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन एक प्लान्ड सिविलाइजेशन है, तो बिल्कुल एक तरीके से प्लान्ड सिविलाइजेशन है। खुद समझो भाई, ये पूरा एरिया होता है, मतलब मान के चलो खाली एरिया था, उस खाली एरिया में जो भी वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन था उसने पहले स्ट्रीट्स बनाई, उसके बाद उन्होंने हाउस बनाने शुरू हुए। ठीक है, तो अगर स्ट्रीट्स को सबसे पहले हम ले डाउन करेंगे तो हमें पहले से पता होगा कहाँ पर हमको घर बनाना है, कितना बड़ा घर बनाना है और किस तरीके का घर बनाना है। तो स्ट्रीट्स के बारे में ये समझ आया कि जब ये ग्रिड पैटर्न बनाया गया तो सबसे पहले क्या बनाई गई, आपकी स्ट्रीट्स को बनाया गया, देन उसके बाद किसको उसमें डाला गया, हाउसिंग्स को बाद में बनाया गया। अब जब हमने हाउसिंग्स बनाई तो हाउसिंग्स भी हमारी कैसी होती हैं, हाउसिंग के हिसाब से आप देखना कि हाउसिंग का पहला फीचर है कि यहाँ पर सिंगल स्टोरी भी देखने को मिलेगा और मल्टी स्टोरी घर भी देखने को मिलेगा। क्लियर। और जब ये दोनों आप घरों को देखोगे यहाँ पे, तो बेसिकली ये कैसे ब्रिक से बने होंगे, ये सारे के सारे बर्न्ड ब्रिक से बने हुए हैं। और बर्न्ड ब्रिक का मैंने रेशियो बताया था आपको, LB और H का क्या था, 4:2:1 का रेशियो यहाँ पे हुआ करता था। ठीक है, जब आप हाउसिंग की बात करोगे तो हाउसिंग का भी एक डिस्टिंक्टिव फीचर हुआ करता था, और वो कौन सा फीचर था कि भाई इनका जो डोर होता है वो स्ट्रीट पे खुलेगा कि नहीं खुलेगा, मेन स्ट्रीट पे कभी भी डोर नहीं खुलेगा। ठीक है, दूसरा एक और फीचर याद रखना, यहाँ पर क्या होता था, एक सेंट्रल कोर्टयार्ड होता था हर घर में। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है, जब आप इसका आर्ट एंड कल्चर यूपीएससी में लिखोगे ना, GS1 में, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर के फॉर्म में आपको लिखने को आएगा कि व्हाट वाज द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन आर्ट या हड़प्पन बोल सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वहां पर आपको ये सारी चीजें कोट करनी पड़ेंगी, ग्रिड पैटर्न हो गया, स्ट्रीट्स हो गया, अभी तो इनका ड्रेनेज का सिस्टम बताऊंगा कि ड्रेनेज में कितना अच्छे से करते थे ये। ठीक है, मतलब आज के टाइम पे जो आपको मॉडर्न सिटीज में भी नहीं मिलेगा ना, उससे ज़्यादा अच्छा ड्रेनेज सिस्टम था इनका, इन्होंने जिस तरह का सेटअप बनाया हुआ था। तो यहाँ पर देखोगे कि बीच में होता है आपका सेंट्रल कोर्टयार्ड हुआ करता है आपका, और इस सेंट्रल कोर्टयार्ड के अराउंड इस तरीके से रूम्स बनाए गए हैं। ठीक है, और ये सेंट्रल कोर्टयार्ड में ही आपके जो मेन फंक्शंस होते हैं ना, फॉर एग्जांपल लाइक किचन वगैरह सभी सेंट्रल कोर्टयार्ड में होता था। तो इट इज़ लाइक एन आंगन, जैसे हमारा होता है ना आज के समय पे आंगन होता है और अगल बगल रूम बने होते हैं। तो किसी को भी कोई इंपॉर्टेंट काम करना होता है या सबको अगर मिल के बैठना है तो सब कहाँ पर आते हैं, आंगन में आते हैं ना, और वहीं पर आके बैठते हैं। तो ये फीचर सोचो हड़प्पन्स ने कब शुरू कर दिया था। ज़्यादा टफ तो नहीं हो रहा है ना, पक्का। अगर कहीं पर भी ब्लैंक छूटे तो मेरे को उसी समय बता देना। इनकी बस खासियत क्या थी, सारे के सारे घरों की, दे आर मोनोटोनस इन नेचर। मोनोटोनस का मतलब पता है आप लोगों को, नहीं पता, किधर पे मोनोटोनस, हाँ जी, मोनोटोनस, यस यस, ईच एंड एवरी हाउस इज सिमिलर लुकिंग। मतलब कोई डिस्टिंक्ट फीचर नहीं था, कोई डिस्टिंक्शन नहीं था। जैसे अगर आप ये चीज़ देखोगे कहाँ पर, कभी कोई किसी PSU वगैरह के रेसिडेंशियल एरिया में गया है, फॉर एग्जांपल आपके सबसे करीब आई थिंक BHEL ही है। ठीक है, कभी भी आप किसी भी PSU के रेसिडेंशियल एरिया में जाओगे जहाँ पर वहाँ के उनके एम्प्लॉयज़ रहते होंगे, तो हमेशा वहाँ पे घर जो बनाए जाते हैं वो एक ही पैटर्न में बनाए जाते हैं। इवन लाइक मेरे बचपन का इंसिडेंट है कि मेरे मामा जी है ना, वो BHL में काम करते थे। तो मैं और मम्मी एक बार जा रहे थे मामा जी के यहाँ, सोचो हम इतना भयंकर कंफ्यूज हुए कि सेक्टर 5 की जगह हम सेक्टर 4 में घूम रहे हैं और हमें लग रहा है कि हम घर के पास खड़े हैं। इतना सिमिलर पूरा का पूरा उसकी प्लानिंग होती थी। तो यहाँ पर भी सारे के सारे घर क्या होते थे, मोनोटोनस होते थे। मोनोटोनस मतलब सेम, मतलब लोगों कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता था कि अगर मेरा घर है और आपका घर है तो उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगा भाई। 1 स्टोरी 2 स्टोरी का डिस्टिंक्शन हो सकता है, प्लानिंग मतलब बीच में कोर्टयार्ड होगा, इधर पे रूम्स होंगे बीच, और किचन भी बीच में होगा। ये सारा का सारा जो पैटर्न होता था सेम होता था। ठीक है,
कुछ कुछ जगहों पे तो क्या होता था कि जो वेल्स होते थे वो भी कहाँ बने होते थे, इधर की साइड बने होते थे, ये देख लो बाहर वाली साइड, जो मैंने बताया था कि कोई भी आए और वो यहाँ से, कोई भी पासर बाई भी, ठीक है, कोई भी अननोन व्यक्ति भी अगर आएगा तो वो भी उस कुएं से पानी निकाल के पी सकता है और जा सकता है। मतलब ये जो पानी वाला पार्ट था ये किसी के लिए क्या नहीं था, रिस्ट्रिक्टेड नहीं था। क्लियर, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये थोड़ा सा एक मतलब जो अलग से डिस्टिंक्ट फीचर है जो आपको मेंस में लिखने के काम आएंगे। अब यहाँ पर ड्रेनेज की बात कर लो, क्योंकि जब भी लिखोगे तो एटलीस्ट 3 पॉइंट तो डालोगे आप। अगर सिंपल आपको चलो एक इसके बाद एक क्वेश्चन भी दूंगा मैं आपको, वो आप लोग लिख के लाना, ठीक है, जब आपका मन करे कल परसों में उसको लिख के लाना। लास्ट आ जाता है आपका यहाँ पर, ये समझ आया सबको, बिल्डिंग हो गया, ये हो गया, लिख लिया ना। चलो लास्ट बचता है आपका ड्रेनेज पैटर्न। अब ये जो ड्रेनेज पैटर्न होता है इसमें कैसे होता था, तो हर घर की क्या होती थी, जो आप बोल सकते हो नाली होती है, वो किससे कनेक्ट होती थी, मेन जो नाली जा रही थी किसके घर के, घरों के बाहर से। अब फॉर एग्जाम्पल ये रहा एक घर, ये देखो ऐसे स्ट्रीट, ये रहा एक घर, ये रहा एक घर, ठीक है, हम बस समझने के पर्पज से समझ रहे हैं इसे। यहाँ से निकाला ऐसे ऐसे, तो जो मेन चैनल है वो यहाँ से जा रहा है, देखो इस तरीके से। क्लियर, तो मेन चैनल से कौन सी चैनल जुड़ता था आपका, जो हाउसेस का चैनल होता था, वाटर चैनल या ड्रेनेज चैनल होता था, वो जुड़ता था। अब जब यहाँ से जा रहा है तो इसमें तो भैया किस किस तरह का वेस्ट होगा जरा बताओ मेरे को। किचन वेस्ट होगा, ठीक है, हाउस होल्ड वेस्ट अगर उसको एक कैटेगरी में डालूं तो मैं हाउस होल्ड वेस्ट होगा, उसके साथ नहीं वो नहीं होती थी, ह्यूमन एक्सक्रीटा इसमें नहीं डालते थे, ह्यूमन एक्सक्रीटा के लिए उन्होंने अलग से दिखा रखा था। तो यहाँ पर बेसिकली हाउस होल्ड वेस्ट हुआ करता था और वेस्ट वाटर हुआ करता था, बस ये दो चीज होती थी, ठीक है, स्लम या वाटर, तो ये दोनों चीज आपको होती थी। अब देखो ये चैनल बना कैसे है, तो जब मेन चैनल जो आपका मेन स्ट्रीट पे जाता था ना तो उसमें कुछ इस तरह के पिट्स होते थे, ठीक है। अब ये पिट्स क्यों डाले गए, सोचो कितनी मार्वलस टेक्नोलॉजी है, कितना दिमाग लगा के उन्होंने यूज किया कि यहाँ से जो मेन चैनल से पानी आ रहा है, अब ऑब्वियस ही बात है इसमें गंदगी होगी, और जो हार्ड गंदगी होगी वो कहाँ सेटल हो जाएगी, यहाँ पर सेटल हो जाएगी, ठीक है, इस पर्टिकुलर पार्ट में आपका जो वेस्ट है वो यहाँ पे सेटल हो जाएगा। और जो वाटर है, ठीक है, जो वाटर है जो रनिंग आ रहा था वो इस तरीके से फ्लो करके निकल जाएगा, तो वेस्ट वाटर आगे निकल जाएगा और जो गंदगी है वो कहाँ, इस गड्ढे में अटक जाएगी। अब ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर इसको ओपन रखा जाएगा, ओपन मतलब कि ऐसा कि आप बार बार खोल सको, उसको खोलेंगे, अगर ज़्यादा रुकेगी, अगर ब्लॉक होगी तो उसको निकालेंगे, वहाँ से गंदगी निकालेंगे और वो ड्रेन फिर से चलने लग जाएगी। तो आप देख रहे हो कि कितना मॉडर्नाइज यहाँ पर तरीका हुआ करता था इनका ड्रेनेज पैटर्न का। और इसके अंदर भी इन्होंने किस तरीके से जोड़ा है, इसके अंदर भी आपका ब्रिक्स होती थी, ब्रिक्स प्लस मोटार, ये याद रखना क्या क्या चीजें डाली जाती थी, ब्रिक्स प्लस मोटार, तो ब्रिक लगाई गई एक बाय एक और उसके बीच में मोटार को भरा गया, और जैसे ही मोटार भरा उसके बाद उसके ऊपर जिप्सम की एक लेयर डाल दी गई, ठीक है, इसके ऊपर क्या कर दिया गया, जिप्सम की एक लेयर डाल दी। जिप्सम पता है सबको क्या होता है जिप्सम, साइंस वाला कौन कौन है यहाँ पे पहले बताओ, आप साइंस हो, आप साइंस वाले हो, साइंस साइंस सब साइंस वाले, मैम आप भी साइंस वाले हो, मतलब साइंस वाला जिसने 12th में साइंस पढ़ी है, ठीक है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaCO2, याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। हाँ जी, और कोई एनीबडी एल्स, सुबह सुबह बारिश में भीगने के बाद सबका दिमाग नहीं चलता, मेरा भी नहीं चलता। हाँ भाई, CaSO4.2H2O और POP का CaSO4.12H2O। याद रखना, इस तरह के आपसे पूछ लेते हैं, अगर जैसे यहाँ पर जिप्सम है यूज में
तो अगर आप जिप्सम का यहाँ पे फॉर्मूला डाल दोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा कि अगर जिस बच्चे ने जिप्सम नहीं लिखा है, जिप्सम का फॉर्मूला नहीं लिखा, उसे कुछ अलग मिल जाएगा। बट वो जस्ट एक ही हो जाता है कि थोड़ा सा ज़्यादा पता है, तो क्या पता वो 0.5 मार्क्स का कुछ कुछ बढ़ा दे, है ना। अब मैं इसमें गारंटी नहीं दे सकता था कि बढ़ाएगा कि बढ़ाएगा, बट क्या पता बढ़ जाए। वो आपके ऊपर है कि आप इतना रिस्क लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। देखो 3 फीचर मैंने आपको बताए, और इसमें से जो एक क्वेश्चन बहुत बार यूपीएससी ने पूछा है वो करवा दिया आपको। क्या? डिस्कस द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, 10 नंबर में आता है। जब भी 10 नंबर में आएगा तो आपको यही सारे फीचर्स उसमें लिखने हैं आपको। क्लियर? ये क्वेश्चन लिखना चाहो तो लिख लो। डिस्कस द डिस्टिंक्टिव फीचर्स, discuss the distinctive features of town planning during Indus Valley civilization। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक सवाल आप लोगों को ऐसा बना के दो जिसमें दिमाग घूम जाए। मतलब वो होते हैं ना, 20 सवालों में से 12 सवाल तो आपके लिए नॉर्मल नॉर्मल होते हैं, कुछ 8 सवाल ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं, और उन 8 में से भी 1-2 सवाल ऐसे होते हैं जो पढ़ के समझ ही नहीं आते ये पूछना क्या चाह रहा है। बट चलो वो वाला नहीं देता, एक थोड़ा सा इस तरह के कंपैरेटिव मोड में डाल देता हूँ कि even with the modern machinery, the drainage problem in India। छोड़ो इसको, मैं बना के क्लास के एंड तक बताऊंगा कि मेरे दिमाग में चलता रहेगा, तो क्लास के एंड में ही आएगा अभी क्वेश्चन, पर आएगा बढ़िया वाला। ओके, तो डिस्टिंक्टिव फीचर समझ आए इसके, जितने भी फीचर हैं हमारे। कोई कंफ्यूजन इसमें? लिख लोगे इसके ऊपर क्वेश्चन अब, और ट्राई करना कि अपने एंड से भी थोड़ा बहुत कुछ फीचर्स अगर आपको कोई एक्स्ट्रा मिले जो आपको लगता है मेरे से छूट गया हो, तो उसको भी आप डाल सकते हो। ठीक है, तो ये तो रहा आपका टाउन प्लानिंग के बारे में। अब इसी में आपको मैंने ग्रेट बाथ के बारे में बता दिया था। ग्रेट बाथ याद है किसी को? कहाँ पर पाया जाता है द ग्रेट बाथ? मोहनजोदारो। ठीक है, उसकी भी खासियत यही है, अगर मैं उसकी भी आपको खासियत बताऊं तो उसकी भी खासियत हमने यही देखी है कि जो मोहनजोदारो हुआ करता था, तो इस तरीके का वो ग्रेट बात है। इसमें यहाँ से ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ, इधर से ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ। ठीक है, इधर साइड चेंजिंग रूम हुआ करते थे, और ऐसा माना जाता है कि इट माइट बी यूज्ड फॉर रिलीजियस पर्पसेस। माइट बी, वी आर नॉट श्योर। ठीक है, ये भी हो सकता है कि समर में स्विमिंग पूल की तरह यूज होता हो, और मे भी ऐसा हो सकता है कि रिलीजियस पर्पसेस के लिए इसे हम यूज करते हो। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो ग्रेट बाथ होता है आपका, ठीक है, इसका जो फ्लोर होता है, मतलब इसके जो कोर्टयार्ड है, इसके चारों साइड पे आपको क्या देखने को मिलेंगे? चारों के चारों साइड पे आपको लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक्स देखने को मिलेंगे। उन टैंक्स से ही क्या होता है, इसके अंदर पानी भरा जाता है। तो पानी कहाँ से आया? चारों साइड पे जो लार्ज टैंक बने हुए हैं, ये इसका स्पेशल फीचर है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भैया हड़प्पन आर्ट एंड कल्चर की कुछ खासियत बताओ, तो वहां पर आप किन किन चीजों को दिखाओगे? जो इससे पिछला क्वेश्चन मैंने बताया वो सिर्फ एक चीज को बताता है, दैट इज टाउन प्लानिंग। अगर मैं पूछूं कि ओवरऑल हड़प्पन आर्ट एंड कल्चर के कुछ फीचर्स बताओ, तो उसमें आप क्या क्या डालोगे? तो सबसे पहला तो उसमें टाउन प्लानिंग डालोगे। ठीक है, दूसरा आप उसमें क्या डालोगे? डिस्टिंक्टिव जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाया, और उस डिस्टिंक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर में आप क्या क्या डालोगे? सबसे पहले तो ग्रेट बाथ डालोगे। ठीक है, ये जो ग्रेट बाथ हमने बनाया है, उसके बाद जो ग्रेनरीज बनाई है हमने, ठीक है, और थर्ड आप डालना है यहाँ पे, ग्रेट बाथ हो गया, ग्रेनरीज हो गया, फिर ड्रेनेज पैटर्न, ड्रेनेज सिस्टम जो आपका बना है कहाँ पे, चौथा डालना टेराकोटा फिगर्स। ठीक है, जितने भी टेराकोटा के फिगर्स आपको देखने को मिले हैं, चाहे उसमें प्लॉ देखने को मिला है, चाहे उसमें शिप देखने को मिला है, ये सारी चीजें मैंने बताई थी ना आपको कल कहाँ से कहाँ पर मिली हैं, उनको प्री के लिए याद रखना, क्योंकि प्री आते आते ये सब भूल जाओगे आप।
अभी तो ऐसा नहीं है कि उसमें मैंने 100% कवर कर दिया, उसमें भी 2-3 जगहों की कुछ कुछ चीजें छूटी हुई हैं। जैसे चलो एक चीज पूछता हूँ, डॉग कहाँ पर मिले थे? अगर आपने कल रिवीजन किया होगा तो आपको पता होगा, डॉग मोहन जो नहीं, नहीं, इसलिए इसका रिवीजन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि हमको लगता है कि ये तो याद रह जाएगा, नहीं रहेगा याद एग्जाम में। बताओ कहाँ मिले थे डॉग के अवशेष? हाँ जी, कहाँ मिले थे? हड़प्पा में? पक्का? ए भगवान, हड़प्पन सिविलाइजेशन, हम कहाँ रहते हैं दुनिया में। मेरे दोस्त की तरह कर रहा है उसने, लिटरली 6th क्लास की ज्योग्राफी, मतलब हमारा ईवीएस का एग्जाम था। यस, रोपड़, रोपड़ दैट इज इन पंजाब, एंड इट वाज द फर्स्ट साइट आफ्टर इंडिपेंडेंस टू बी एक्सकवेटेड। कभी आपसे ये भी सवाल आया कि भैया फर्स्ट साइट आफ्टर इंडिपेंडेंस जिसको एक्सकवेट किया गया था, दैट इज रोपड़। यस, ये ध्यान रखना। ये मेरा वे ऑफ टीचिंग है कि मैं एक दिन में सारी चीजें नहीं बताता, एक दिन में सब बता दूंगा तो प्रोसेसर हैंग कर जाएगा तुम्हारा। इतनी बढ़िया चिप नहीं लगा के भेजी तुम भगवान ने तुम में, ठीक है। बस हाँ, इतनी एक्सपेक्टेशन मैं आप लोगों से जरूर रखता हूँ कि जो मैं जिस दिन पढ़ाऊँ उसी दिन उसको रिवाइज कर लो, ताकि अगले दिन मैं आपके अगर कुछ नया पढ़ाऊँ तो मेरे पे अपॉर्चुनिटी हो कि हाँ यार पिछला याद है तो कुछ नया बताता हूँ, ठीक है। उसी चीज में आपको कुछ ना कुछ नया मैं और बता के जाऊंगा, टेंशन मत लेना। चलो, तो यहाँ पर जो ग्रेट बात होता है, इसका जो फ्लोर था, सबसे पहले फीचर इसका समझ आया आप लोगों को? पहला फीचर मैंने क्या बताया, कोर्ट यार्ड जो होगा उसमें टैंक्स पाए जाएंगे ऑन 4 साइड। तो चारों की चारों साइड आपको क्या देखने को मिलेंगे, टैंक्स देखने को मिलेंगे। दूसरा, इसका जो फ्लोर है, ठीक है, ये किससे बना है? ये बर्न ब्रिक्स से बना है, क्लियर। इसके जो फ्लोर पे ब्रिक्स लगी होंगी वो कैसी लगी होंगी, बर्न ब्रिक्स लगी हुई होंगी। अगला लिखो, इसमें साइडों में कैसे होंगे, चेंजिंग रूम आपको देखने को मिलेंगे। जो साइड्स होते हैं, जैसे मैंने बताया ना, इस जगह पे, ये इधर पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, चेंजिंग रूम्स देखने को मिलेंगे। और जितनी भी ये ब्रिक्स लगी हुई है, इनको कैसे लगाया जाएगा, बिल्कुल वाटर टाइट उसमें लगाया जाएगा, और ऊपर से इन पे क्या डाल दिया जाएगा, जिप्सम। यस, तो जो तलहटी है या जो बेस होगा आपका द ग्रेट बाथ का, वो कैसा होगा, किससे मिलके बना होगा, वो जिप्सम से बना होगा, क्लियर। तो ग्रेट बाथ के फीचर समझ आए। ये सारी चीजें आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, आप ये सारी मेंस के लिए है। जो प्री के लिए था वो कल हमने इंपॉर्टेंट पढ़ लिया, क्योंकि प्री में कभी वो सोसाइटी वगैरह में इतना नहीं घुसता, मतलब मैंने उतना देखा नहीं है कि वो इतना ज्यादा घुसे, ठीक है। प्री की जब आप बात करोगे तो उसमें सारा वही हो जाता है जो अदर एग्जाम में भी आएगा आपका। ये वाली चीजें जो होती है डिस्टिंक्ट फीचर होते हैं जो हमें बस उसके लिए पढ़ना होता है। तो आर्ट एंड कल्चर ऑफ हड़प्पा, तो ये है, ये 4 चीजों में आप इसको डाल सकते हो। और कुछ आ सकता है आर्ट एंड कल्चर में इसके? आप लोग बताओ, आप लोग भी तो इतने टाइम से पढ़ रहे हो, आपको लगता है और कुछ डालना चाहिए हमें? गुड, चित्रकारी, लाइक क्या क्या? हम्म, मोहरे थी, ठीक है। हाँ, तो वही टेराकोटा फिगर्स हो गया, उसके साथ साथ हम यहाँ पर सील्स, ठीक है, और पिक्चर्स, पॉटरी, ये सब डाल सकते हैं एक ही चीज में, ठीक है। जब और मोटिव्स, यस, मोटिव्स, ये सारी चीजें, अब देखो 5 पॉइंट मिल गए। एंड आई थिंक 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए 5 पॉइंट एनफ रहेंगे। अब इसमें हर एक चीज को एक्सप्लेन भी करोगे आप, टाउन प्लानिंग को एक्सप्लेन करोगे, ऑक्सफोर्ड पैटर्न बताओगे, ग्रिड पैटर्न बताओगे, ग्रेट बाथ के बारे में बताओगे, ग्रीनरीज के बारे में बताओगे। ग्रीनरीज कैसी होती थी, इतनी मैसिव ग्रीनरीज होती थी, वो किस लिए होती थी भाई, जो भी फूड क्रॉप हुई है उसको लॉन्ग समय तक प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि भैया आपका जो खाना है वो ड्यू टू, मतलब, मोटिव्स एक तरह का आपका कॉइन, मतलब मन का टाइप होता है, मन का टाइप, ठीक है। उसमें ना फीचर्स बने होते हैं, फिगर्स बने होते हैं, जस्ट एक सिंबॉलिक फीचर्स होता है वो। जस्ट अ सेकंड, इसकी सेटिंग ही चेंज करनी पड़ेगी मेरे को।
चलो, सो हड़प्पा में आप देखोगे कि हड़प्पा में आपको देखने को मिलेगा लगभग लगभग 6 ग्रीनरीज एक साथ थी। ठीक है, 6 ग्रीनरीज, ये हड़प्पा का इंपॉर्टेंट फीचर है। क्लियर, ये हो गया सबको। अब आ जाओ सोशल लाइफ में। अब देखो यहाँ पे जो सोशल लाइफ थी ये किस बारे में बात कर रही है। सोशल लाइफ बात करती है आपके कि भाई जो बीड्स होते हैं वो दोनों के द्वारा पहने जाते हैं। कौन, मेन एंड वुमेन दोनों यहाँ पर बीड्स को पहनते हैं। और जब वो बीड्स पहनते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जो बीड्स हो गया ये सब हो गया सिर्फ विमेन्स के लिए रेस्ट्रिक्टेड है। वहां पर पुरुष भी इन चीजों को पहना करते थे। जैसे हाथ में देखा होगा ना आपने, पुराने जमाने में पुरुष भी कुंडल पहनते थे, बाजूबंद पहनते थे, ठीक है, कमरबंद पहनते थे। ये हाँ, पुरुष भी पहनते थे भाई, राजा महाराजा पहना करते थे ऐसी चीजें। बस स्पेशली विमेन्स के लिए क्या क्या था, जैसे बैंगल्स हो गए, ब्रेसलेट हो गए, फिलेट्स हो गए, ठीक है, ग्रिडल्स हो गए। अब प्लीज मेरे से फिलेट्स और ग्रिडल्स मत पूछना, आई डोंट नो। ये विमेन्स का है तो विमेन्स बता सकती हैं क्या हो सकता है। मेरे को सिर्फ जितना मैंने गिफ्ट किए हैं वो पता है, बैंगल्स, ब्रेसलेट, ईयर रिंग, एंकलेट्स और फिंगर रिंग्स, बस। हाँ, अच्छा, इंग्लिश में कोई नहीं है, सब हिंदी वाले, ठीक है, मेरे को क्या दिक्कत है। ठीक है, अब ठीक है, चलो। सो अगेन, अरे वाह, चूड़िया, कंगन, पट्टियां, कमरबंद, कमरबंद होता है भाई वो, ठीक है। अब समझ आया ना मेरे को भी। तो भाई मेरा सिंपल है, जो जो मैंने गिफ्ट किया मैं वो याद रखता हूँ, बाकी मेरे को कुछ याद नहीं। तो चूड़िया, कंगन, पट्टिया, कमरबंद का टाइम नहीं आया, पायल वायल, कान की बालियां, अंगूठियां, ये तो सभी है ना। इसके साथ साथ यहाँ पर जो आभूषण होते हैं कौन कौन सी चीजों के बने होते हैं, तो सोने के, चांदी के, तांबे के, कांसे के, अर्ध कीमती, जिसमें पत्थरों के भी बने हो सकते थे। अब कौन से पत्थर, ध्यान रखना, ये वैसे वाले पत्थर नहीं कि जो रोड पे मिल रहे हैं, एक स्पेशल टाइप ऑफ पत्थर मंगाए जाते थे। ठीक है, जैसे अगेन मान के चलो, जैसे मैंने अंगूठी पहनी हुई है, ये भी पत्थर ही है, बट इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पत्थर जिसका मतलब हम लोग मानते हैं कि कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता है। तो वहां पर भी ऐसे ही बहुत सारे पत्थर आप अलग अलग जगहों से मंगाते हो। जैसे अफगानिस्तान से मंगाया जाता था, ठीक है, कहीं और से मंगाया जाता था, तो बहुत सारे थे। जैसे लैपस लजुली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पत्थर है जो आप आगे भी पढ़ोगे। सियाटाइल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के जो पत्थर थे, ठीक है, वो ऐसा माना जाता था कि सिर्फ ये अमीर लोग पहना करते थे, तो वो भी वहां पर एज आभूषण की तरह यूज होता था। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन देखने को मिले हैं, पत्थर देखने को मिलेंगे, सीप, हाथी दांत, धातु के बने हुए घरेलू वस्तुएं देखने को मिली है। हाथी दांत पता है ना क्या होता है, आइवरी, इंग्लिश में से आइवरी बोलते हैं, उसी से बहुत सारे आपकी चीजें बनती हैं। तो किन किन चीजों की और यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो मिट्टी के बर्तन देखने को मिले, पत्थर, सीप, हाथी दांत और धातु से बनी कई घरेलू वस्तुएं आपको यहाँ को देखने को मिली है। अरे सीप वो होते हैं जो समुद्र के पास से नहीं मिलते, सीपियां, अरे जैसे समझ रहे हो, सीपी। हम्म, हाँ, जिससे मोती मिलता है, सीप वो वाला होता है, ठीक है। तांबे की तकली, सुई, मछली पकड़ने के कांटे, चाकू बने हैं, ठीक है, बच्चों के खिलौनों, मिट्टी के छोटे गाड़ियां, ये सारी चीज आपको क्या बताती है कि सोसाइटी में क्या क्या चीजें पड़ी है। एक बार इसको रीड मारो जरा, आप लोगों को भी थोड़ा सा पता लगेगा। फिर मैं आपको इसमें और भी चीजें लिखवाता हूँ साथ साथ। इनको, इनमें से कुछ लिखना चाहते हो लिख लो, नहीं तो जो मैं अलग से लिखवा रहा हूँ वो तो जरूर लिख लेना। अब क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर सोसाइटी में देखने को मिली हैं, पहले उन सब पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज आपका होता है कि जो सोसाइटी थी, इट वाज प्रीडोमिनेंटली अर्बन, मतलब ये ज्यादातर कैसी थी, शहरी तरह की आपकी सोसाइटी हुआ करती थी। बट जैसे मैंने बताया था, जो अर्ली फेज था उसमें कहीं कहीं गांव भी देखने को मिले हैं। जैसे मेहरगढ़, एक आप फीचर देख सकते हो, मेहरगढ़ हो गया, या कोट डीजी, या अमरी, ये फीचर है किसका, शुरुआत की हड़प्पन सिविलाइजेशन का, यानी कि शुरुआत की हड़प्पन सभ्यता का। उस समय कहीं कहीं पर आपको विलेजेस देखने को मिल सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं मेच्योर फेज, जब ये बिल्कुल अपने चरम पे आ गई थी, तो ज्यादातर जितना भी फीचर होता है वो कैसा था, अर्बन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब क्योंकि ये अर्बन फीचर के हैं, तो यहाँ पर टाउन प्लानिंग और जो भी मैं आपको अभी तक बता चुका हूँ वो सारे फीचर्स एक साथ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फीचर वाइज सोसाइटी का तो वहां हो गया। दूसरी चीज यहाँ पर बरियल्स, जो आपको इंपॉर्टेंटली पढ़ना है। बरियल्स का मतलब होता है दफनाना। अब कुछ साइट्स ऐसी हैं
जहां पर आपको दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, कुछ साइट्स ऐसी हैं जहां पर आपको क्रीमेशन के साक्ष्य मिले हैं, मतलब लोगों को जलाया भी गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं जलाया, कुछ साइट्स में जलाया भी गया है, कुछ साइट्स में दफनाया भी गया है। इवन अगर हम दफनाने वाले पॉइंट को समझे तो मोहनजोदारो या मोहनजोदड़ो, ये जो शब्द है इसका खुद में मतलब होता है मृतकों का टीला, मतलब एक ऐसा प्लेस जहां पर बहुत सारे मृतक हैं, उनको इकट्ठा करके एक तरीके से टीला बना दिया गया हो। तो मोहनजोदारो का लिटरल मतलब भी मृतकों का टीला होता है। तो बरियल्स की तरफ हमें थोड़े से यहाँ पर ज्यादा साक्ष्य देखने को मिलते हैं कि भैया ये लोग बरियल आई थिंक ज्यादा फोकस करते होंगे। ठीक है, जो भी लोग मर जाता था उनको सीधा क्या करते थे, दफना देते थे। अब जब दफनाते थे तो जो उनकी बरियल साइट होती थी, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से उन्होंने दफनाने के लिए बनाया बरियल साइट, कब्र जैसे बना दी, ठीक है, तो यहाँ पर मान के चलो स्केलेटन को ऐसे दफना दिया, उसके साथ उसकी आफ्टर लाइफ में जो भी चीजें काम आ सकती है, मतलब हमारी डे टू डे लाइफ में क्या क्या चीजें काम आती है बताओ, जो मिनिमम आज आप यूज करते ही हो, है? आज का बता, आज का फोन क्या? हाँ फोन, फोन, हाँ फोन तो जरूर। नहीं भाई, फोन तो मरने के बाद भी किसी को नहीं देना चाहिए, बहुत राज खुल जाएंगे। मेरा तो सिंपल है, मैं मरूंगा भाई मेरा फोन फेंक देना किसी का हाथ नहीं लगना चाहिए। सोचो मेरे को मेरा एक पार्टनर है तो उसको चैट जीपीटी का प्रो सब्सक्रिप्शन चाहिए था और मेरे पे था। मैंने जब उसको अपने चैट जीपीटी का प्रो सब्सक्रिप्शन दिया ना तो मुझे ऐसा लगा मैंने अपनी जिंदगी पकड़ा दी भाई उसे क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं। मैंने बस उससे एक ही रिक्वेस्ट करी, मैं तुझे जो करता है कर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरी चैट्स कभी नहीं खोलूंगा, तू भी मेरी चैट्स मत खोले भाई चैट जीपीटी की। उसने अपना फोल्डर बनाया हुआ है, मैंने अपना फोल्डर बनाया हुआ है। हाँ, हाँ तो फोन एक हो गया आप लोगों का, मोबाइल फोन, और क्या चीजें हैं जो डे टू डे लाइफ में चाहिए, मतलब अगर मान के चलो ये वाला कॉन्सेप्ट लगता तो आपकी कब्र में क्या क्या चीजें एटलीस्ट डाल ही देते आपके घर वाले। वेरी गुड, यही तो मैं सुनना चाह रहा था। मेकअप आपको चाहिए? मेकअप नहीं चाहिए आपको? आपको क्या चाहिए मेकअप के अलावा? वॉच हो सकती है, और बस वॉच चाहिए, और मरने के बाद कौन सा टाइम देखना है? चलो मेकअप का मैं समझ सकता हूँ। कोई लॉजिक नहीं है उसका, इसलिए तो समझ सकता हूँ मैं। हाँ भाई, और कुछ है? ज्वेलरीज वगैरह हो सकती हैं, एग्जैक्टली ये सब पाया भी जाता है। मिरर है ना, मिरर तो चाहिए ही चाहिए ना, कि मिरर नहीं देखोगे तो मेकअप लगेगा कैसे, बिना मेकअप के कैसे, वो बिना मिरर के कैसे? हाँ, क्या मिल सकता है? हाँ, और कुछ? आप कुछ स्पेशल चाहती हैं अपने लिए? नहीं, बस जो सबको मिल रहा है वही दे देना। हाँ जी, आपको कुछ? चलो ठीक है। अब देख लो यहाँ पर हड़प्पन वालों ने क्या क्या रखे थे जब बरियल करते थे, तो वो क्या क्या चीजों को डाल दिया करते थे। ठीक है, सबसे पहले तो पॉटरी देखने को मिलेगा, ये लिख लेना यार, ये इसमें मैंने अलग से नहीं डाला, मतलब अलग से लिखवा रहा हूँ, लिख लेना। पॉटरी, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज, मिरर। कैसा मिरर? कॉपर का मिरर, तब तक कांच का मिरर नहीं आया था, ध्यान रखना। कॉपर मिरर, बीड्स, ठीक है। कॉपर मिरर तक हो गया, बीड्स हो गया। इनका मानना ये था कि ये सारी चीजें किस चीज में मदद करेंगी, हमारी आफ्टर लाइफ में, मतलब जब हम मर जाते हैं तो ये बिलीव इस चीज में करते थे कि यार मरने के बाद भी ना एक लाइफ होती होगी जहां पर हम जाते होंगे, तो ऑब्वियस ही बात है वहां पर भी हमें कुछ ना कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मिरर की जरूरत पड़ेगी, कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, कुछ ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, इन सब की जरूरत पड़ेगी, ताकि अगर हम कभी अपने पूर्वजों से मिले, मैं मतलब उस समय की सोच बता रहा हूँ कि उनका मानना था कि मरने के बाद सारे पूर्वज एक साथ मिलते हैं, तो वो देखेंगे यार जितनी ज्यादा ज्वेलरी लेके जाएंगे कि हमारे बच्चों ने कितनी तरक्की कर ली, बड़ा खुश हो जाएंगे, एकदम मस्त एकदम। ऐसा होता होगा, मतलब बताओ। ऑल दो ये किसी को नहीं पता, आप बिलीव करते हो इन बातों पे कि देयर इज समथिंग कॉल्ड आफ्टर लाइफ? नहीं करते? तो मरने के बाद होता क्या होगा? वो तो मरने वाले को पूछना, बेटा उससे पूछ पाता तो तेरे से क्यों पूछता मैं।
जब जाएंगे, ठीक है, अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड के मिलते हैं। अगर मैं भी वहां खड़ा, तू भी वहां, मैं तेरे से क्यों पूछूंगा, खुद ने एक्सपीरियंस करूंगा। हाँ, अगर मैं लेट आया तो पहले गया, तब पूछूंगा भाई ठीक ठाक हिसाब है कि नहीं है। ठीक है, अगला लिखो, ज्वेलरीज हैज बीन फाउंड। जो ज्वेलरी होती है वो बोथ मेन एंड वीमेन दोनों के बरियल्स में देखने को मिली है। ठीक है, तो आज के मेन की तरह नहीं थे, उस समय के मेन वो ज्वेलरीज पहनते थे। ज्वेलरीज हैज बीन फाउंड इन बरियल्स ऑफ बोथ मेन एंड वीमेन, मतलब दोनों के जो क्या बोल सकते हैं कब्र है, उसके अंदर आपको पुरुष और महिला दोनों के अंदर ज्वेलरीज देखने को मिली है। अब आ जाओ आप लाइफस्टाइल के ऊपर, कि किस तरह का रहन सहन हुआ करता था। ठीक है, रहन सहन मतलब कपड़े वपड़े पोशाक वगैरह कैसी पहनी जाती थी। तो मेन एंड विमेन बोथ वोर सेपरेट अटायर्स। ठीक है, दोनों के दोनों अलग अलग तरह की पोशाक पहनते थे, सेपरेट अटायर होते थे, बट कहीं ना कहीं ये मिलते जुलते थे, किससे, आपके धोती और शॉल से। एट द एंड इनका जो सिग्निफिकेंस होता था, जैसे पुरुष होगा वो धोती पहनेगा और शॉल पहनेगा। ठीक है, इसका आपको क्लासिक एग्जांपल कहाँ दिख जाएगा, एक मैंने आपको पिक्चर दिखाऊंगा अभी आगे, दैट इज कॉल्ड बियर्डेड, जिनको हम बोलते हैं बियर्डेड प्रीस्ट, दाढ़ी वाला संत। ठीक है, या दाढ़ी वाला पंडित हिंदी में बोले तो जो बियर्डेड प्रीस्ट है उनकी देखोगे तो उनके टॉर्सो पे भी, जो होता है ना ये वाला पार्ट हमारा, दिस इज कॉल्ड आवर टॉर्सो, जो टॉर्सो वाला पार्ट होता है उस पे शॉल बनी हुई है। ठीक है, और उस शॉल पे डिस्टिंक्टिव फीचर्स आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से हमें समझ, अब क्योंकि इससे नीचे का उनका पार्ट है नहीं, सिर्फ इतना मोटिव हमें, मतलब इतने वाला उनका जो आर्टिफैक्ट है वो दिखाया, उसमें शॉल दिखी है, दाढ़ी दिखी है, चेहरा दिखाया, वो भी थोड़ा सा हल्का सा टूटा हुआ एक जगह से। तो इससे बस हम इतना समझ पाते हैं कि अब दाढ़ी वाड़ी बिल्कुल शेव कर रखी है एकदम अच्छे से, मतलब बना रखी है, बिल्कुल प्रॉपरली शेप आ रखा है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इलाइट क्लास से होंगे, क्योंकि अगर लेबर क्लास वाले होते हैं तो उनको इतना टाइम नहीं होता कि यार वो इन सब चीज़ों पे फोकस करें। फिर जब उनके शॉल को समझा गया तो शॉल पे बहुत सारी कलाकृति थी, तो ऑब्वियस ही बात है इतनी डिटेल्ड या इतने अच्छे क्वालिटी का जो शॉल होगा जिसमें इतनी डिटेल में नकाशी की गई होगी, वो कोई आम इंसान तो नहीं पहनेगा, ये कोई ना कोई इलाइट व्यक्ति ही होगा, इसलिए हमने उनको बियर्डेड प्रीस्ट। अब वही आप लोग इस पर डाउट भी कर सकते हो कि प्रीस्ट क्यों बोला गया है, अनुमान लगाया गया है हमारी तरफ से कि मे बी ये इतने इन्फ्लुएंशियल होंगे, और इन्फ्लुएंशियल है तो किसी न किसी पद पे होंगे। ठीक है, तो बियर्डेड प्रीस्ट तब हमने इनको बोला। ये सबको क्लियर हुआ बताओ, धोती शॉल वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ, बियर्डेड प्रीस्ट वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ। अगला लिखो, सिनाबार was used as cosmetic. Cinnabar, CINNABAR, Cinnabar was used as cosmetic and face paint, lipstick. ठीक है, सिनाबार को यूज किया गया है कॉस्मेटिक की तरह, फेस पेंट की तरह, लिपस्टिक की तरह, और कॉलीरियम, COLLYRIUM, कॉलीरियम AKA आईलाइनर। ठीक है, लिपस्टिक एंड कॉलीरियम वर ऑल्सो नोन टू देम। तो कभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि भैया हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले लोगों को कॉलीरियम या आईलाइनर या लिपस्टिक जैसी या फेस पेंट, मतलब जो आज आप मतलब सॉरी पुताई करते हो और मेरे मुंह, हाँ जो भी आप करते हो, मतलब मैं तो पुताई गर्ल्स प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड, मतलब ये हम लड़कों का आपस में मजाक चलता रहता है कि यार ये पुट्टी लगा के आ जाते हैं। अरे ऋषिकेश में जहाँ पर मैं रहता था ना पहले, तो उसके बगल में एक वो था स्पा एंड ब्यूटी पार्लर करके, तो वहाँ पर जो वर्क करती थी उससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, तो मैं उसे पुताई वाली ही बोलता था। मैंने करके आ गई पुताई। और अरे यार खुद देखो ना, मतलब इतना इतना मेकअप थोप देते हैं कि बिल्कुल कलर टोन, मतलब चेहरे का कलर टोन 4 शेड ऊपर पहुंच जाता है भाई, मतलब ये तो धोखा हुआ ना, सीधे 4 शेड ऊपर। मेरी कजन की अभी शादी हुई, मतलब एंगेजमेंट थी, और मैं वीडियो सेंड करी थी, मैं वहाँ गई नहीं। अब वो मतलब रिंग सेरेमनी हो रही है, और मेरी छोटी बहन है, ठीक है, कजन, तो वो भी वीडियो देख रही है, कह रही दी उसका नाम रोशनी है, कह रही दी रोशनी दीदी कहाँ है, रोशनी दीदी कहाँ है, फिर रोशनी दीदी दिख रही है, मेरी रोशनी।
वही मेरा भाई वीडियो बना रहा था, वो भी छोटा सा है जिसने मुझे वीडियो सेंड करी ना, हाँ हाँ। और उससे वो वीडियो बना रहा है और सबसे पूछ रहा है कि रोशनी दीदी कहाँ है। तो यही रोशनी दीदी। हे भगवान। तो मेरी स्पेशली मर्द कम्युनिटी की तरफ से लड़की कम्युनिटी को रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के प्लीज हमें धोखे में मत रखो। हमें कोई दिक्कत नहीं, बिना मेकअप के आओ, हमें पसंद आ जाओगी। ये पुट्टी वुट्टी मत करके आओ। सोचो अब तुम लोग क्या सोच रहे हो यार, हड़प्पा वाले कर रहे थे, मतलब जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं था उन लोगों ने भी सोचा कि नहीं ये करना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, इसलिए मैं लड़कियों को कभी मेकअप वेकअप खरीदने से रोकता नहीं, रोकना भी मत। क्यों, जब हड़प्पा के टाइम पे नहीं रुके ये तो आज के टाइम पे क्या रुकेंगे भाई। तो लिख लिया आप सबने क्या क्या चीजें इन्होंने यहाँ पर करी है। ठीक है। अच्छा, सिनाबार जो होता है वो एक टाइप ऑफ मेटल का ओर होता है। किसी को आइडिया है सिनाबार किसका ओर होता है? ये जो सिनाबार मैंने बताया है, इट इज एन ओर है। सिनाबार का देखो यार, ये तो हमें भी नहीं पता, इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं। हिंदी में क्या बोलते हैं सिनाबाद को? सिनाबार को सिनाबार ही बोलते हैं, जहाँ तक मुझे याद है। ये एक ओर होता है। चलो कोई नहीं, इसका हिंदी में बता दूंगा आपको, अभी के लिए बस इतना याद रखो कि सिनाबार यूज होता था। ओके, तो ये समझ आया जो जो चीजें मैंने लिखवाई, मछली पकड़ना वगैरह। अब चलते हैं आर्ट की तरफ। अब देखो यहाँ से आएगी थोड़ी सी कलाकृतियाँ। अब जब आप कला की तरफ जाते हो तो देखो ये आपको यहाँ पे देवी जी देखते हुए मिली है, इन्हें बोला जाता है डांसिंग गर्ल, है ना। ये उस समय की नाच बसंती नाचती, मतलब इनकी मूर्ति बनी है तो हम मान लेते हैं कि ये डांसर हुआ करती थी। तो अभी देखो ये जिस मुद्रा में खड़ी है, इस मुद्रा को बोला जाता है आपका त्रिभंग मुद्रा। त्रिभंग मुद्रा वही मुद्रा होती है जिसमें आपका क्या होगा कि एक व्यक्ति के शरीर में 3 हिस्से होते हुए दिखेंगे। मतलब ऐसे नहीं कि 3 हिस्से हो गए, वो 3 अलग अलग तरीके से बेंड होगा, मतलब ऐसे ऐसे ऐसे। श्री कृष्ण जी की मूर्ति देखना या फोटो देखना, सबसे बेस्ट त्रिभंग मुद्रा वही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इसे त्रिभंग मुद्रा में देखने को मिलेगा। तो ये किसकी बनी है? ये कांस्य की बनी है। ठीक है, किसकी बनी है? कांस्य की बनी हुई है मूर्ति। और पूरा मतलब इसमें वही है कि भाई थोड़ा रिमार्केबल चीज है ये, है ना। हाथ इसका कहाँ रखा है? दाहिनी कमर पर टिका हुआ है। ये देखो हाथों में यहाँ पे चूड़ियां देखने को मिलेगी, गले में यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी? माला देखने को मिलेगी। ठीक है, थोड़ा और जूम करोगे तो आपको बाकी डिस्टिंक्टिव फीचर, ये देखो आर्म बैंड, जिसे बाजूबंद बोलते हैं आई थिंक, है ना। तो बाजूबंद देखने को मिलेंगी। पैर तो है नहीं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। फिर आ जाता है बियर्डेड प्रीस्ट। ठीक है, तो पुजारी राजा। तो ये एक आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। ये किसकी बनी है? पत्थर की मूर्ति मिली, और आप देख सकते हो वहां पर किस तरीके का चीजें वहां पे पाई जाएंगी। ठीक है, अब जब यहाँ पे बियर्डेड प्रीस्ट आया तो इसको एक ऐसे समझ लो कि यहाँ पर रूल कौन करता था। किसी को आइडिया यहाँ पर रूल कौन कर रहा होगा? हु वाज द रूलर? क्या कोई एक सिंगल राजा हुआ करता था या देयर वर मल्टीपल किंग्स, ऐसा कुछ था? मंत्री परिषद होती थी। गुड। मंत्री परिषद तो हम कहने को कह देते हैं, एग्जैक्ट वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सटीक है। वो एक राइटर ने बोली है कि मंत्री परिषद होते थे। ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने अलग अलग नाम दिए इसे। जैसे हम यहाँ पर बोलते हैं कि सेंट्रल एक अथॉरिटी हुआ करती थी। और यहाँ पर इसको समझने के लिए ना 2 फेसेस आपको देखने को मिलेंगे। सिंगल राजा तो कहीं नहीं था कि मतलब पूरे के पूरे हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक राजा हो। या तो ये हो सकता है कि भैया हर एक साइट पे कोई एक व्यक्ति होगा। ठीक है, और जब ये सारे के सारे यूनिफाइड होके सारी साइट्स के, मतलब जैसे जैसे हड़प्पा का अलग कोई एक व्यक्ति हो गया जो सेंट्रल अपॉइंटेड होगा, मोहनजोदारो का अलग व्यक्ति हो गया, धोलावीरा का अलग व्यक्ति हो गया, मतलब जो सेंट्रल अथॉरिटी में टेक पार्ट लेगा। अब ये सब लोग आपस में एक मीटिंग करते हो और तब पूरे के पूरे आईबीसी के लिए डिसीजन लेते हो। एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्या होगा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, बहुत सारे ग्रुप्स मिलके आपका क्या लेंगे, यहाँ पे डिसीजन लेंगे। दैट इज कॉल्ड ऑलिगार्की। यहाँ पर ऑटोक्रेसी या मोनार्की नहीं थी, यहाँ पर क्या था? ऑलिगार्की। ग्रुप ऑफ एल्डर्स या रूल ऑफ एल्डर्स। जितने भी बड़े लिखे लोग होंगे, मतलब पढ़े लिखे लोग होंगे, उस समय के इलाइट लोग होंगे, वही सब इस पूरी की पूरी साइट पे क्या करते थे?
रूल करा करते थे, वही यहाँ के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया करते थे। तो सेंट्रल अथॉरिटी के बारे में तो आपको सिंपल यही याद रखना है। हुँ? कौन सी सॉरी? अच्छा, इजिप्शियन स्टाइल, हाँ हो सकती है, बिल्कुल इजिप्शियन स्टाइल में हो सकती है, क्योंकि देखो उस समय इजिप्ट के साथ हमारा ट्रेड एंड ट्रांजेक्शन होता था। तो ऐसा भी हो सकता है कि मे बी इसके पीछे कहानी हो कि मे बी भाई किसी साइट का राजा को खुश करने के लिए, अब मिली तो ये मोहनजोदारो से है, और हम मान के चल सकते हैं कि मोहनजोदारो राखी गढ़ी से पहले सबसे बड़ी साइट होती थी। ठीक है, तो मोहनजोदारो का जो मेन, क्या पता ये वहाँ के लीडर हों, कोई ना कोई लीडर हो, और इजिप्ट से कोई व्यक्ति आया हो जिसको ट्रेड वगैरह में कुछ ना कुछ बेनिफिट चाहिए हो, तो वो उनकी मूर्ति बना के लाया हो, ये भी हो सकता है। या तो ये वहाँ के किसी न किसी कलाकार से सीख के इंडिया के किसी कलाकार ने बनाई हो, तो बहुत सारी कहानियां हो सकती है। ठीक है, अजम्पशंस बहुत सारे हो सकते हैं। जब तक हम हड़प्पा में रहेंगे हम अजम्पशंस लगाते रहेंगे, जैसे ही हम हड़प्पा से आगे बढ़ेंगे हम अजम्पशन लगाना खत्म कर देंगे। क्यों? वो सब लिखित है और हम पढ़ चुके हैं। तो जो लिखित है और पढ़ चुके हैं फिर उसमें अजम्पशन की तो कोई बात ही नहीं रही। ये लिखित है पर पढ़ा नहीं गया, अभी तक समझ नहीं आया हमें, तो यहाँ पर अजम्पशन लगेंगे। आप देखो, आपको देखने को लग रहा होगा कि बिल्कुल इट इज लुकिंग लाइक एन इजिप्शियन स्टाइल मूर्ति, हो भी सकता है, क्या पता ये कहानी हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कि किसने बनाया क्यों बनाया, क्योंकि ये आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि किसी को पता ही नहीं किसने बनाया, कहाँ बनाया, कब बनाया, तो आएगा ही नहीं। बस ये पूछा जाएगा कहाँ से मिला, तो कहाँ से मिला ये? मोहनजोदाड़ो से मिला। ठीक है, डांसिंग गर्ल कहाँ से मिली? मोहनजोदाड़ो से देखने को मिली। क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसमें? अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आप मेरे को अभी भी बता दो, मैं उसको अभी क्लियर कर दूंगा। अगर ऐसा होता है तो दिक्कत हो जाएगी अगर कंफ्यूजन आप आगे फॉरवर्ड करोगे। कहाँ पे? ओलिगार्की, OLIGARCH, ढंग से लिख देता हूँ, यहाँ लिखा नहीं जा रहा ना, ओलिगार्की। ठीक है, अब ठीक है, दिख रहा है? ओलिगार्की, ओलिगार्की क्या होता है? रूल बाय ग्रुप ऑफ पीपल, नॉट बाय सिंगल पीपल। जैसे मोनार्की सुना है आपने? मोनार्की होता है जब एक व्यक्ति राजा होता है, वो शासन करता है। ओलिगार्की जब बहुत सारे लोग मिलकर शासन करते हैं। तो ये हो सकता है यहाँ पर ओलिगार्की भी फॉलो होती हो। ठीक है, स्क्रिप्ट की बात करेंगे तो स्क्रिप्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, इस तरह की आपको स्क्रिप्ट देखने को मिलेगी। खुद समझ सकते हो कि कैसी है ये। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, मतलब शब्द नहीं लिखे गए हैं इसमें, सारी पिक्चर्स बनाई गई हैं, है ना, चित्रात्मक है, पिक्चर बनाई गई है। और उन पिक्चर्स से हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक डिडक्ट करने की कोशिश करें कि ये लिखना क्या चाह रहे हो, है ना। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ, अगर मेरे को लिखना है कि पेड़ पे सेब है, तो मैं क्या बना दूंगा? एक पेड़ बना दूंगा और एक सेब बना दूंगा। अब वो आप डिडक्ट करो कि पेड़ पे सेब है कि सेब पे पेड़ है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पर, अरे रुक जाओ रुक जाओ, मेरे को वो करना था ना हिंदी में। ठीक है, तो जब आप इसको रीड करोगे तो आपको इतना समझ आएगा यहाँ पर कि भैया बहुत सारे अभिलेख हैं जिनमें इस तरह की चीजें क्या है, एन्यूमरेटेड है, यानी कि उल्लिखित है। अब जब इनको आप पढ़ोगे तो कहीं कहीं पे बहुत सारे जानवर बने हुए हैं, जैसे देखो वहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना कि जानवरों का कहीं कहीं पर आपको आमतौर पे रेफरेंस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इस पूरी की पूरी स्क्रिप्ट में लगभग लगभग कितने से कितने चिन्ह रहते हैं? तो 375 से 400 के बीच रहते हैं इसमें जो टोटल चिन्ह है। तो बहुत कम, मतलब बहुत छोटी मानी जाती है, इतनी बड़ी ये स्क्रिप्ट मानी नहीं जाती है। ठीक है, तो चिन्ह ही इतने कम है। देख लो आप, इसके चिन्हों की संख्या बहुत अधिक है। कितने? लगभग लगभग 375 टू 400 के लगभग लगभग है। और एक सिंगल लार्जेस्ट, सबसे लंबा शिलालेख, एक सिंगल लार्जेस्ट जो शब्द आप बोल लो या एक सिंगल लार्जेस्ट वर्ड बोल लो, उसमें कितने चिन्ह हुआ करते थे? 26 लेटर्स या चिन्ह हुआ करते थे। तो बस यही ध्यान रखना है कि अभी तक पढ़ नहीं पाए तो इसको हम कुछ कह भी नहीं सकते कि भैया क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो जो लॉन्गेस्ट टेक्स्ट होगा उसमें कितने साइन मैंने बताया आपको? 26 साइन बनाए हैं। और ये अल्फाबेटिक नहीं थी। ठीक है, अल्फाबेटिक होती कि मतलब पर्टिकुलर वर्ड्स उसमें लिखे होते तो हम समझ जाते अगर अल्फाबेटिक होती, है ना। किसी भी भाषा, कोई भी तरह की भाषा है, चाहे हिंदी है, उर्दू है, पर्शियन है, अरेबिक है, कोई भी पढ़ोगे आप, पंजाबी है, मराठी है, गुजराती है, सबकी जो शुरुआत होती है वो अल्फाबेट से होती है। उनकी शुरुआत में मतलब हर एक जो स्वर होता है ना वो अलग अलग होता है, या व्यंजन होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, इसलिए तो डिसाइफर नहीं कर पा रहे।
इवन जो इजिप्शियन लैंग्वेज होती है उसको डिसाइफर क्यों करा गया है, क्योंकि उसमें भी एक पैटर्न फॉलो होता है। अब एक तो ये बहुत ज़्यादा लिखी भी नहीं दिखी हमें, बहुत ज़्यादा जगहों पे नहीं मिली, और दूसरा उसका कोई डायरेक्ट रेफरेंस नहीं मिला। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि इनकी भाषा अभी तक खोजी नहीं गई। सोचो हमने इजिप्शियन वालों की भाषा खोज दी, इनकी भाषा क्यों नहीं खोज पाए होंगे, मतलब समझ क्यों नहीं पाए होंगे? एक तो सर वहाँ पे मानव का बसाव है और उनको फिर हम वहाँ से हटा भी नहीं सकते हैं। तो जो स्थल है उनकी खोज मतलब उनकी खुदाई वगैरह नहीं करी है उनके कारण हो सकता है, तो इसके सोर्सेस हम ज़्यादा नहीं मिलते हैं। ठीक है, सोर्सेज हमें ज़्यादा नहीं मिले, और कुछ कुछ तो पॉइंट ऑफ व्यू होंगे आपके भी यार। हाँ, देखो अल्फ़ाबेट का यूज़ नहीं किया गया है तो इसका मतलब हम कोई रेफरेंस नहीं मिला सकते, हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते उसको आज की मॉडर्न डे भाषा में, समझ रहे हो? पढ़ना पड़ेगा तो उसी वे में पढ़ना पड़ेगा, बट उसके लिए भी जैसे आपको अगर इंग्लिश सीखनी होती है तो इंग्लिश भी आप कैसे सीखते हो? हिंदी के रेफरेंस में सीखते हो ना। मतलब जैसे हम इंडियन है तो हमारी जो मदर लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज है? हिंदी है ना, मदर टंग हमारी हिंदी है। तो इंग्लिश को भी पढ़ते हैं तो कैट बिल्ली होती है, तो हम रेफरेंस में किसके ले रहे हैं? हिंदी के रेफरेंस में ले रहे हैं। इसका रेफरेंस लेने के लिए पहले हम इसके अल्फ़ाबेट तो समझ आने चाहिए कि भाई से इंग्लिश में भी कन्वर्ट करेंगे तो कौन सा अल्फ़ाबेट किसके समानांतर होगा या क्लोज टू होगा, तो वो हम लोग इसलिए भी नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, भाई जब इसका डिक्लाइन हुआ ना तो ये सब लोगों ने अपनी साइट ही छोड़ दी। एक ही ऐसा मान सकते कि इनका पूरा पतन हो गया, ये लैंग्वेज आगे कंटिन्यू हो ही नहीं पाई कहीं पे। अगर कंटिन्यू होती तो धीरे धीरे उसके चेंजेस हमें देखने को मिलते और मॉडर्न डे के हिसाब से उसे लिंक किया जाता। वैदिक ऐसा नहीं है कि जो वेदों की भाषा है वो एग्जैक्ट, आपको क्या लगता है ओरिजिनल वेद दे दूं आप पढ़ लोगे? क्यों नहीं पढ़ पाओगे? उसमें जो वेदों में भाषा लिखी है वो कौन सी लिखी है? संस्कृत लिखी है। हम कौन सी भाषा यूज कर रहे हैं? हिंदी देवनागरी यूज कर रहे हैं। तो हम भी वेद नहीं पढ़ सकते, बट हम पे ट्रांसलेशन है, हमें पता है संस्कृत से हिंदी कैसे बनाई जाती है, क्योंकि ओवर टाइम ग्रेजुअल क्या हुआ है, चेंज आया। वो ग्रेजुअल चेंज उस समय के मॉडर्न लोगों ने या उस समय के जो कंटेम्प्रेरी लोग थे उन्होंने आगे पास ऑन किया उस नॉलेज को, है ना। जैसे एक सिंपल सी चीज है, अगर मैं ये बोलूँ कि बालक क्या करता है तो उसको संस्कृत में कैसे बोला जाएगा? इतना तो सबको पता होगा, छठी क्लास में सबसे पहला सवाल यही आता है कि बालकम कनकरुंती बालकम पढ़ंती, जो कि हम अपनी करते हैं। हाँ हाँ हाँ। बाकी छोटा मोटा तो आपने पढ़ा ही होगा ना कि भैया कुत्ते को संस्कृत में क्या कहते हैं, मगरमच्छ को क्या कहते हैं, टर्टल को क्या कहते हैं? पता है किसी को टर्टल को क्या कहते हैं या कछुए को क्या कहते हैं? हाँ, कच्छप शायद, कुरमा नहीं बोलते, कुरमु। और कुत्ते को क्या बोलते हैं? कुकुर। ठीक है। तो ये सारी चीजें, अब ये सब क्यों हो पाया? क्योंकि ट्रांसलेशन के लिए रेफरेंस है, यहाँ पर कोई रेफरेंस ही नहीं है। ओके, लिखी से बताइए। चलो, अब कौन कौन से मटेरियल प्रोक्योर किए गए हैं बाय दी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट उससे पहले सोसाइटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रह गई जो लिखनी है आपको। सबसे पहला रह गया आपका क्या, रिलीजियस। इसको लिख लो कि रिलीजन कैसा हुआ करता था। से रिलीजन वाला आगे हो गया, रिलेशन सिविलाइजेशन। हाँ, ये रहा रिलीजन। ठीक है, रिलीजन कैसा हुआ करता था। ऑल दो वी कंसिडर्ड इट एज अ वेरी सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन, हमारे हिसाब से ये ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, बहुत ही ज़्यादा सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है। बट स्टिल जो आपको यहाँ पे फीचर्स देखने को मिलेंगे, वो फीचर्स से हम अगर पता लगाएं तो हम अभी तक कोई श्योरिटी पे नहीं जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो टेम्पल वर फाउंड हियर, कोई भी टेम्पल फाउंड नहीं हो रहा हमें, बट मदर गॉडेस देखने को मिल रही है। ठीक है, पशुपति देखने को मिल रहे हैं। अगर पशुपति देखने को मिल रहे हैं, मदर गॉडेस देखने को मिल रहे हैं, ग्रेट बाथ जैसा एक सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है, तो हम सिंपल क्या रेफरेंस निकालेंगे इससे? किसी भी सभ्यता के जो लोग थे वो तो भगवान को मानते रहे, बट उनकी जो सभ्यता थी वो धर्म इस पर्टिकुलर धर्म का। ठीक है, अच्छा एनालॉजी, अच्छा रेफरेंस निकाला गया है। ऑल दो जो लोग थे, अब उनका भी कैसे पता लगा कि लोग किसी धर्म को मानते थे? क्योंकि एक तो अगर हम वैसे देखें तो इनकी मूर्तियाँ वगैरह मिलती हैं हम्म। और ताली मतलब जैसे कोई मर जाता है तो उसकी पसंद की चीजें वगैरह डालते हम्म हैं, हम्म। मतलब उसको मानते हैं। हाँ,
ऑब्वियसली बात है कि कुछ ना कुछ तो मानते होंगे। देखो किसी भी सोसाइटी में धर्म नहीं होता तो वो चलती नहीं है, कोई ना कोई आपको एक बिलीफ सिस्टम चाहिए होता है, चाहे आप उसमें नेचर वर्शिप ही क्यों ना लाओ। जैसे ट्राइबल्स जो होते हैं, ठीक है वो किसी भगवान को नहीं मानते, बट वो किसको मानते हैं, वो प्रकृति को मानते हैं, वो अपने जंगलों को ही अपना भगवान मानते हैं, क्योंकि वो उन्हें रिसोर्सेज दे रही होती है। तो कुछ ना कुछ बिलीफ सिस्टम तो चाहिए ही चाहिए। ऑल्दो अगर मैं आपसे एज अ सिविलाइजेशन के तौर पे पूछूं तो सिविलाइजेशन तो हम हमेशा बोलेंगे कि इट इज सेकुलर। हमें आज तक नहीं पता कैसी है। सेकुलर क्यों कहने को मैं मतलब ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, सेकुलर इसलिए है क्योंकि जो भी फीचर देखने को मिल रहे हैं वो मुझे अलग अलग धर्मों की याद दिला रहे हैं। ठीक है, अगर मैं क्रीमेशन की बात करूँ, जब जला दिया जा रहा है तब वो किस चीज़ की याद दिला रहा है कि मे भी हिंदू धर्म हो सकते हैं। मदर गॉडेस, पशुपति, जब ये मेरे को देखने को मिल रहे हैं तो ये किन चीज़ों की याद दिला रहे हैं मेरे को कि भैया हिंदू धर्म की तरफ थोड़ा ज़्यादा जा सकते हैं। बरियल की बात करूँ मैं, दफना दिया जा रहा है तो मे भी इस्लाम की तरफ हो सकते हैं, है ना। ऑल्दो ये सब बाद में आए, इस्लाम बहुत बाद में आया। मैं बस एक ये बोल रहा हूँ कि प्रीकर्सर हो सकता था कि यार ऐसी कोई सोच, ठीक है, या क्रिश्चियनिटी जैसी कोई सोच दबाया जा रहा है, दफनाया जा रहा है, तो उसमें उनके साथ कुछ चीज़ें उनकी जो आफ्टर लाइफ में काम आएंगी वो चीज़ें डाली जा रही हैं। और उसके साथ साथ एमलेट्स मतलब ताबीज़ वगैरह मिल रहे हैं। तो अब ये नहीं समझ आ रहा कि ताबीज़ किस लिए काम आता था। ये कोई धार्मिक सिग्निफिकेंस दिखा रहा है कि उस समय नज़र वजर का, इविल आई का कॉन्सेप्ट होता था कि नहीं होता था, ये भी हमें नहीं पता। फिर बहुत सारे मेल डेटी हमें देखने को मिले हैं, मेल डेटी भी हैं, फीमेल डेटी भी यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो एज अ पर्टिकुलर अगर हम पूरे उसकी बात करें तो हाँ, हमें अब तक ये नहीं समझ पाया कि भैया रिलीजन कौन सा होगा, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही हैं। कहीं कहीं पर तो नेचर वर्शिप भी देखने को मिला है, कहीं कहीं पे लिंग भी देखने को मिले हैं। ठीक है, जैसे शिवलिंग होते हैं ना तो उसे लिंगम हम बोल सकते हैं यहाँ पे, उनकी वर्शिप भी देखते हुए हमें मिले हैं। नेचर वर्शिप में वो लोग प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ के साक्ष्य मिले हैं। आप ये समझ सकते हो कि आज के टाइम पे मेजर रिलीजन जो जो है इंडिया में, या मेजोरिटी तौर पे जिस जिस तरह की चीज़ें पूजी जा रही हैं, उन सबका कहीं ना कहीं प्रिकर्सर आपको यहाँ पर थोड़ा ना थोड़ा सुनने में मिल जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहली चीज तो सेकुलर था, रिलीजियस एलिमेंट थे बट डोमिनेट नहीं कर रहे थे। देयर वर रिलीजियस एलिमेंट। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रिलीजन ऑफ सोसाइटी ऑफ हड़प्पा, तो आप ये बोलोगे देयर वर एविडेंसेस ऑफ रिलीजियस एलिमेंट्स। ठीक है, जो धार्मिक एलिमेंट्स थे उनके साक्ष्य मिले हैं हमें जब लिखोगे, लेकिन वो डोमिनेट नहीं कर रहे थे सोसाइटी को। मतलब ऐसा नहीं जो इलाइट क्लास है या जो रूलर हुआ करता था वो उस रिलीजन को प्रोपगेट कर रहा है। जैसे बाद के राजाओं ने किया ना, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको प्रोपगेट किया, कौन से धर्म को प्रोपगेट किया, जैनिज्म को प्रोपगेट किया। अशोक ने किसको किया, उन दोनों के बीच में कौन था, बिंदुसार कौन सा धर्म प्रोपगेट करता था, चारवाक नहीं, चारवाक नहीं था। चारवाक होता तो वो फिर मस्त जीता। हाँ, मैं नाम बता दूंगा कौन उसके फाउंडर है, बट मैं धर्म का नाम नहीं बताऊंगा। मुखाली घोष कैसे करके है, मुखाली अजीवक, अजीवक धर्म के हुआ करते थे। वो कौन से धर्म के हुआ करते थे, अजीवक धर्म के हुआ करते थे। चारवाक पता है किसी को क्या सोचते हैं चारवाक, मतलब मुझे बेस्ट लगता है, पैसा कमा लूं मैं बेस्ट यार चारवाक उनसे बढ़िया कोई मुझे लगा ही नहीं कि हाँ इन्होंने किसी ने कोई फिलॉसफी दी हो। क्या बोलते हैं चारवाक, किसी को पता है? ठीक है, ठीक है। इन शॉर्ट कि बैठे रहो, खुश रहो, अगर किस्मत में होगा तो मुंह में चल के आएगा। नहीं, उसमें ना एक मैंने ये भी देखा था कि चारवाक धर्म जो है ना, हाँ, इस तरह की एक तरीके से मतलब ध्यान मतलब इस सत्य को प्रकाशित करता है हाँ, कि अभी हम वर्तमान समय में देख हाँ, रहे हैं हमारे लीडर्स होते हैं या कुछ ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई बड़ा अगर कुछ होते हैं तो हमें धर्म में दिखाते रहते हैं, पाप पुण्य ये सारी चीजें वो दिखाते रहते हैं, और खाली वो इन सारी चीजों को बस दिखाने के लिए दिखाते हैं, हमें पर वो स्वयं नहीं मानते उस सारी चीजों को। गुड। अच्छा, हाँ, मतलब लगभग लगभग यही बात करते हैं कि वो इन चीजों में मानते ही नहीं। उनका सीधा है कि घी खाओ बेटा, चाहे उधार लेके खाओ, क्योंकि जीवन जो है वो यही है, मरणोपरांत कुछ नहीं है। ये जो होता है ना कि धार्मिक कार्य करो तो मरने के बाद कहाँ जाओगे, कुछ कुछ स्वर्ग में जाओगे, और बुरे काम करोगे तो मरने के बाद नर्क में जाओगे, या अच्छे कर्म करोगे तो अगले जन्म में भी अच्छा मिलेगा,
है ना, अच्छे को अच्छा मिलेगा, बुरे को बुरा मिलेगा, कुछ नहीं मानते वो इन चीजों में। वो बोलते हैं ये सब चीजें हमें भ्रमित करने के लिए होती हैं, ठीक है। इट इज लाइक कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सिर्फ अपने प्रति, ठीक है, आपके ऊपर किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यू एंड ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। कर्म वो करो जिससे आपको खुशी खुशी मिले, ठीक है, जिससे आपका मन तृप्त हो, आपके मन को खुशी मिले, ठीक है। डॉक्टर बोल रहा है बर्गर मत खाओ, खाओ दबा के, है ना। पैसा नहीं है जेब में, घी खाने का मन है, उधार लेके खाओ, पर खाओ, खाना मत छोड़ो। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ठीक है, मैं 4 लाख वाला तो नहीं हूँ, बट पैसा कमा लिया तब तो प्रॉपर यही बन जाऊंगा, मैंने करना ही नहीं है कुछ काम। किस्मत में होगा तो मुंह तक आएगा। वो तो इतना भी नहीं कहते कि पेड़ से फल तोड़ के खाओ, नीचे लेट जाओ, कुछ समय बाद खुद ही गिरेगा मुंह पे, तब खा लेना। चल, सो अगेन यहाँ पर आप देखोगे कि फीचर्स क्या क्या है। तो ये वैसे तो सेकुलर माने जाते हैं। अब अगेन इन चीजों को देखो भैया, मेल डेटी देखने को मिले हमें कौन, पशुपति, प्रोटोशिवा। ये रहा इनका, देखो सील देख लो यहाँ पे, देख रहे हो ये ऐसे, और ये बैठे हुए हमारे पशुपति जी। कौन से पोस्टर में बैठे हैं, ये योगिक पोस्टर में बैठे हैं, जिसमें यूजुअली हमारे शिव भगवान बैठे ही रहते हैं, ठीक है। तो योगिक पोस्टर में बैठे हुए हैं। इनके 3 फेस दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ये देखो, ये सॉरी भोलेनाथ, बस दिखाने के लिए दिखा रहा हूं। तो 3 फेसेस आपको देखने को मिल रहे हैं, और 2 हॉर्न्स देखने को मिल रहे हैं, ऊपर दिख रहे हैं ना, जो मुकुट पहना है उसमें 2 हॉर्न्स देखने को मिल रहे हैं। इनके आसपास 4 तरह के आपको जानवर देखने को मिल रहे हैं। ये रहे भैया आपके हाथी, ये रहे आपके टाइगर, ये रहा आपका राइनो, और ये रहा आपका बुल या बफेलो, ठीक है। इन तीनों का क्या होता है, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में है, 4 डायरेक्शन में है। 2 डियर भी देखने को मिले हैं, वो आपको यहाँ नहीं दिखेंगे, वो शायद मैंने क्रॉप कर दिया। तो यहाँ पर 2 डियर भी थे, मतलब कैसे बनाऊं डियर, देख समझ लो, यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब जिस तख्त पे उनका यौगिक पोस्चर है ना, तो उसके नीचे दिखाया गया कि 2 डियर बनाए गए। क्लियर, अगर आप गूगल करोगे तो आपको वो डियर बहुत आसानी से दिख जाएंगे। तो क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल गई यहाँ पे, 3 हेड्स, 2 हॉर्न्स, ठीक है, 4 एलिफेंट आपको देखने को मिल गए। अब यहाँ पर उसके साथ साथ चीफ फीमेल डेटी कौन है, आपकी मदर गॉडेस, ये वो आप वहां पे देख सकते हो। और क्या क्या देखने को मिलेगा, फायर ऑल्टर्स, ठीक है। फायर ऑल्टर्स कहाँ देखने को मिले आपको, लोथल पे, कालीबंगन पे, हड़प्पा में। ये तीनों मैंने लिखवाए थे, तीनों जगहों पे आपको क्या देखने को मिला, हवन कुंड। फायर ऑल्टर्स मतलब हवन कुंड आपको देखने को मिले हैं। इसके साथ साथ और यहाँ पर क्या होता था, देखो मदर गॉडेस के बारे में आप ध्यान रखना कि एक सिंगल कॉन्सेप्ट था मदर गॉडेस का, और मतलब तब तक हम सभी को एक ही चीज बोलते थे कि माता रानी, मतलब एक ही सिंगल गॉड हम मान के, गॉडेस हम मान के चल रहे थे। आफ्टर 6th century एडी ये जो गॉडेस है उसमें भी बहुत सारे बाइफर्केशन आने लग गए, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फीमेल डेटी हमने देखी। जैसे दुर्गा माँ अलग, उससे पहले नहीं था, ठीक है। डोंट गेट ऑफेंडेड की मतलब वो तो पहले से आदिकाल से है, ठीक है, हमारा मानना अलग है। हिस्ट्री में जो हम पढ़ रहे हैं वो एक अलग तरीके से हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो 6th century एडी के बाद से जो मदर गॉडेस हैं उनमें भी हमने बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ गॉडेस देखी है। जैसे दुर्गा हो गया, ठीक है, अम्बा हो गया, काली हो गई, चंडी हो गई। ये जो मदर गॉडेस में भी अलग अलग गॉडेस आई हैं वो 6th century एडी के बाद आई है, ये ध्यान रखना। ये बस अपने नॉलेज के लिए याद रख लेना कि कभी आपसे पूछा जाए कि जो मदर गॉडेस का कॉन्सेप्ट है वो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो मदर गॉडेस है हमारी, ये कब से होना शुरू हुआ, ये प्रचलन में कब से आई, तो 6th century एडी से, ठीक है। क्लियर, बहुत लेट में, उससे पहले सब एक ही थी। देखो गंगा का उल्लेख है, गंगा माता नहीं बोला गया उन्हें, और गंगा का भी उल्लेख सिर्फ एक बार है। उनसे ज्यादा पवित्र नदी तो हमने सरस्वती को बताया है। मैं वही बोल रहा हूँ कि ऋग वैदिक के बाद भी बहुत चेंज आया बेटा। सोसाइटी में जो चेंज आया ना वो ग्रेजुअल आया। पहले हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट सिंधु नदी हुआ करती थी क्योंकि रहते उधर थे। जैसे जैसे गंगा की तरफ आया तब हुआ, गंगा बहुत लेट में फेमस हुई, इसलिए ऋग वेदों में या जो शुरू के वेद है उनमें कहीं पर भी गंगा को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी गई है। गंगा को पुराणों में अहमियत दी गई है, ठीक है, भगवत पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, ठीक है, उसमें गंगा को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है क्योंकि तब तक लोग इधर की तरफ आना शुरू हो गए थे।
फिर जितने अरण्यक्स बने हैं उन सब में अहमियत दी गई। अगर आप पहली क्लास में हो तो मैं बताया था उसमें कि जो ऋग्वेद है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को शो करता है कि उस टाइम पीरियड में सोसाइटी कैसी थी। लेटर वैदिक सोसाइटी है वो लेटर वैदिक को शो करता है। और उसके बाद की जितनी सोसाइटीज है वो किन से बनी है, वो पुराण से बनी है, अरण्याक से बनी है, ब्राह्मणास से बनी है। इन सारी चीजों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे क्या है वो, कौन सा सूत्र है मैं भूल गया, कल्प सूत्र भी है बट कल्प सूत्र मनुस्मृति सूत्र बोल रहा हूँ, मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति भी आपकी लॉ बुक है जो किसके लिए बनाई गई थी, उस समय के समाज के लिए बनाई गई थी कि महिलाओं को ऐसे कार्य करने चाहिए, पुरुषों को ऐसे कार्य करने चाहिए, इस वर्ग के लोगों को इस तरह का बिहेव करना चाहिए। तो ये लॉ बुक बनी थी उस समय के लिए। आज अगर हम मनुस्मृति के हिसाब से चलेंगे तो नहीं चल पाएंगे क्योंकि आज की कानून अलग है। हाँ, देखो अगेन पर्सपेक्टिव है, अभी के मुकाबले तो बहुत गलत थी, यस बहुत गलत थी। और अगर आप ह्यूमैनिटी पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ऑब्वियसली बात है, गलत आप कह सकते हो बट आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगेन जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। देखो इस दुनिया में कुछ सही कुछ गलत नहीं होता, देयर इज ओनली वैलिड रीजनिंग। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो कि मतलब इट माइट साउंड कंट्रोवर्शियल, ठीक है, कि राम जी ने रावण को गलत मारा बट आप प्रूव कर पाने होने चाहिए और लोग प्रूव नहीं कर पाते, तो इसलिए हम क्या मानते हैं, राम जी ने रावण को सही मारा, प्रूफ है। हाँ, पश्चाताप करने भी गए थे क्योंकि ब्राह्मण की हत्या की थी भाई, है ना। तो भाई ऑब्वियसली बात है, वो राजपूत थे, उन्होंने ब्राह्मण की हत्या करी है तो ऑब्वियसली पश्चाताप तो करना पड़ेगा, पश्चाताप करने इधर ही आए थे आपके। हाँ ठीक है, तो बस इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो रिलीजन को लेकर कि ये हुआ, तो मेल डेटी ये सब चीजें समझ आई। फायर ऑल्टर्स, इसमें कुछ चीजें एडिशनली ऐड कर लो कि और कौन किन चीज की हम वर्शिप करते थे। योनि वर्शिप, ठीक है, योनि वर्शिप हम करते थे। फैलिक वर्शिप यानी कि जिसमें लिंग की वर्शिप हम करते हैं, लिंगम। शिव जी को पूजते हैं, कैसे पूजते हैं, जो शिवलिंग होता है, ठीक है, तो उसकी पूजा करते हैं ना। तो वो क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है। वैसे ही मदर गॉडेस की पूजते हैं तो योनि वर्शिप। जैसे योनि वर्शिप कहाँ पर होती है आपकी, आसाम की तरफ एक मंदिर है जिनको गॉड ऑफ फर्टिलिटी भी बोला जाता है, कामाख्या माता राम। ठीक है, तो कामाख्या माता, तो वहां पर योनि की पूजा होती है। तो योनि वर्शिप यहाँ पर भी हुआ करती थी। फैलिक वर्शिप यानी कि लिंग वर्शिप यहाँ पर भी हुआ करती थी। ठीक है, जुलॉट्री, जुलॉट्री मतलब होता है ZOOLATRY, जुलॉट्री मतलब होता है एनिमल वर्शिप। ठीक है, जानवरों की पूजा करना। आज भी हम करते हैं जानवरों की पूजा, है ना। गाय को हम अपनी मतलब बहुत होली काऊ मान के चलते, मतलब होली एनिमल मान के चलते हैं। कुत्ते को करते हैं, नंदी की पूजा। हमें वही बोलने वाला था कि यार ये तो गलत बात है ना, कि गाय को पूज रहे हो और सांड को लात मार रहे हो, गलत नहीं है। नंदी भगवान नाराज हो गए तो ध्यान रखना, नंदी भगवान के लिए तो शिव जी खुद उतर के आएंगे। ओके, यूज ऑफ फायर ऑल्टर, ट्री वर्शिप, पीपल के पेड़ की पूजा तब भी होती थी, अब भी होती है। ट्री वर्शिप हो रहा था। साथ साथ आपको देखने को मिलेंगे एम्यूलेट्स। एम्यूलेट्स मतलब ताबीज। ये ताबीज किस लिए होते थे, तो बहुत सारे लोग पहनते थे। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग पहन रहे हैं, सभी लोग पहन रहे हैं भाई, सभी लोग पहन रहे हैं। तो ये माना जाता है कि किसके अगेंस्ट होंगे, ये गॉड्स के होंगे या इविल स्पिरिट के अगेंस्ट होंगे। ठीक है, कि भैया बचा लो भगवान, ऐसे करके थोड़ा सा। और फिर आती है लास्ट, नेचर वर्शिप, की है नेचर को पूजा करते थे। ठीक है, और इन सब में बस एक चीज और ऐड कर लेना जो इसमें नहीं लिखी है, नो टेम्पल्स वर फाउंड। कोई भी टेम्पल आपको नहीं देखने को मिला है। और ये यूपीएससी ने 2011 में एग्जैक्ट ये चीज पूछी है, एग्जैक्ट पूछी है यही चीज, यही शब्द लिख के पूछा है आपको एमसीक्यू में कि टेम्पल्स मिले हैं कि नहीं मिले हैं। देयर वर नो रेफरेंस ऑफ टेम्पल ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और अगर आप ये सब पढ़ के गए हो, आप बोल लो कि माता रानी है, शिव भगवान का आदि रूप है, आदि शिव है, ठीक है, लिंग की पूजा है, तो ये सब मंदिर में तो हो रही होगी, है ना, ऐसे कोई रास्ते में तो रख नहीं देंगे हम। तो आप लोग लगा दोगे कि नहीं नहीं ये स्टेटमेंट गलत है, जबकि वो स्टेटमेंट सही है। टेम्पल हमें देखने को ही नहीं मिला है पूरे, इसलिए हम श्योरिटी से नहीं कह सकते। हाँ, अगर टेम्पल मिल जाता तो शायद हम कह सकते हैं कि 90% लोग इस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं और 10% लोग अलग अलग चीजों को फॉलो कर रहे हैं, बट हमें टेम्पल नहीं देखने को मिला। क्लियर, ठीक है।
ये सब चीजें समझ आ गई आप लोगों को? अब चलते हैं हम ट्रेड एंड कॉमर्स पे। अभी कोई कंफ्यूजन किसी को? आज का थोड़ा हैवी तो नहीं हो गया आप लोगों के लिए डोज? हाँ भाई, आप लोगों के लिए पक्का? क्योंकि आज के वाले में बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए थी और लिखने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो इफ़ यू गाइस हैव रिटन तो बहुत बढ़िया, नहीं लिखा है तो फिर लिख लेना। आइए टाइम हो गया क्या? ओ 9-6 हो गए, ठीक है। तो इसको बस लास्ट है ये मटेरियल ऑक्यूपाइड, जिसमें हम थोड़ा सा देखेंगे इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होता था। जो भी मैं एडिशनल चीज़ लिखवा रहा हूँ प्लीज़ उसको नोट डाउन कर लेना। मे भी आपको इस पीपीटी में मिले ना मिले, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें अलग से पीवाईक्यू से निकाल के लाता हूँ, तो प्लीज़ उसको नोट डाउन करते रहना, डोंट टेक इट लाइटली, ठीक है। अब मैं हर किसी के साल तो नहीं बता सकता कौन से साल में आया, जैसे आज बताया 2011 में आया। एक सवाल धोलावीरा वाला 2021 में आया था, 2025 में भी एक सवाल आया था, रुक जाओ मैं चेक कर लेता हूँ, बता देता हूँ 2025 में कौन सा सवाल आया था। मैं कल रात ही देख रहा था। 2025, 25, 25, 20, 20, 20, 20, 25, 25। हाँ, बियर्डेड मैन वाला सवाल आया था 25 में। इसी साल आपका बियर्डेड मैन के बारे में आया था। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मेरी भी मेहनत लग रही है तो लिख लो, तुम्हारे ही काम आएगा। नहीं लिखोगे तो मेरा कुछ नहीं जाएगा भाई, जाना तुम्हारा ही है, ठीक है। चलो मिलते हैं कल।